Assalamualaikum, welcome back. हम जॉब परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे थे। जल्दी क्विकली आप लोग जो है ना क्लास ज्वाइन कर लें। मुझे किसी बच्चे ने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। मिड टर्म के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बच्चे सब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मैं आप लोग को मिड टर्म के बारे में बता दूंगी ताकि सबको पता चल जाए। ओके, जॉब परफॉर्मेंस को हम डिस्कस कर रहे थे, नहीं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को, उनको इस तरह से मैनेज करना कि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है। ठीक है, जवेरिया आप आ गए हैं यहाँ पर? ओके, अच्छा जवेरिया मुझसे पूछी थी मिड टर्म के बारे में एंड चैप्टर्स। मैंने पहले भी बताया है और अभी फिर से बता देती हूँ कि अभी मिड टर्म में 4 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, अभी इंशाल्लाह जॉब एनालिसिस का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये आज वाला चैप्टर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और पेपर पैटर्न वैसे हमारे पास नॉर्मल जो पेपर पैटर्न होता है, पहले जब हमारे पास फिजिकल क्लासेस होती थी तो हमारे 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते थे, बाकी 20 नंबर के हमारे पास सब्जेक्टिव होते थे। बट क्योंकि पेपर इस बार ऑनलाइन है तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारे पास सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बट वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने जो पेपर में दिया है 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। ठीक है, और एक केस स्टडी दी है जिसकी केस स्टडी के अंदर भी 4 क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक केस स्टडी सॉल्व करनी होगी और इसके अलावा जो है ना आपको 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। ठीक है, और इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपका पेपर है। लेट्स से 30 अप्रैल को पेपर है आपको। टाइमिंग जो है ना वो आपके पास टाइम टेबल आया हुआ होगा, उसमें आप जरा कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक सो 9 to 12 है, बट मुझे टाइमिंग सही से अभी याद नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगी। ठीक है, काइंडली आप लोग टाइमिंग को थोड़ा देख लीजिएगा। मुझे टाइमिंग याद नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, बस डे याद रह गया था मुझे, तो मैं चेक करके ग्रुप पे बता दूंगी। वरना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद भी देख लीजिएगा, आपके पास टाइम टेबल लाजमी होगा। तो ये होगा 3 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा, फिर चेकिंग होगी, देन आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंपल सा है। ठीक है, तो आप ये 4 चैप्टर्स पढ़ें, जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं उनको देखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। और प्लीज़ एक दूसरे का चीटिंग मत कीजिएगा और अपनी दूसरे की कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि इस पर स्ट्रेट 0 मिलेंगे। ठीक है, तो यही है बस पेपर के बारे में। और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो वो फिर मुझसे पूछ लें अभी। सही। ओके, फिर हमारे पास टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसीज आ गई। टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसीज में हमारे पास जनरल कॉम्पिटेंसी आ गई, लीडरशिप कॉम्पिटेंसी आ गई, टीम टेक्निकल कॉम्पिटेंसी आ गई। जनरल कॉम्पिटेंसी में हमारे पास रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग आ गई। ठीक है, फिर लीडरशिप कॉम्पिटेंसी में हमारे पास लीडरशिप आ गई कि भाई हमें अगर किसी बड़े पोजीशन के लिए लेना है तो हमारे पास इंडिविजुअल के पास लीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आ गई, टीचिंग अदर्स, यानी कि दूसरे इंसान को जो है ना जब ट्रेनिंग का एलिमेंट आता है तो इसमें आपको टीच ही करना होता है ना। तो जब ट्रेनिंग आप करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू हैव टू ट्रेन द इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास लीडरशिप कॉम्पिटेंसी आ गई। एंड थर्ड वन इज टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, जिसमें स्पेसिफिक टेक्निक्स और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब और टाइप और अदर ऑक्यूपेशन।
टेक्निकल में आपने देखा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में आप हैं तो आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नहीं आपको यानी कि जैसे कोई वर्कशॉप हो गया, उसमें भाई आपको पता होना चाहिए कि हमें गाड़ी किस तरह से रिपेयर करनी है। तो किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो आपको मशीन चलानी आनी चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गारमेंट्स में है तो गारमेंट्स किस तरह से बनते हैं। कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि कोई मेडिसिन वगैरह बन रही है तो आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पता होनी चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल या किसी कंप्यूटर उसमें है तो आपको सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग वगैरह आनी चाहिए। तो ये सारे टेक्निकल स्किल्स हैं। अच्छा इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, बैकग्राउंड डेटा फॉर एग्जांपल, ठीक है। इन्होंने जॉब टाइटल दिया हुआ है कस्टमर सर्विस क्लर्क, उसके बाद इन्होंने जॉब समरी दी हुई है फॉर एग्जांपल ऑफ वन जॉब ड्यूटी। तो आप इसे रीड करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। हर जॉब का डिफरेंट होता है, ठीक है। इन्होंने कस्टमर सर्विस क्लर्क के हिसाब से दी हुई है कि भाई आंसर क्वेरीज करते हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कस्टमर्स को, कैशिंग ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लॉस कर लेता है अपनी कार्ड्स उनको रिटर्न कर रहे हैं या रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है। रिव्यूज ले रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर सर्विस डेस्क की जो है ना डिपार्टमेंट स्टोर पर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ उन्होंने ड्यूटीज़ बताई हैं, जॉब समरीज बताई हैं, एंड देन उसके बाद ड्यूटीज़ भी बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज कैशिंग ऑफ चेक, ठीक है, कैश को चेक कर रहे हैं और कैशिंग ऑफ पर्सनल एंड पेरोल चेक्स को देख रहे हैं, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट आइडेंटिफिकेशन है जिसमें से ड्राइवर लाइसेंस आ गया है फ्रॉम कस्टमर एंड एग्जामिन स्टेज टू वेरीफाई डेटा अमाउंट सिग्नेचर्स, ठीक है, एंडोर्समेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें उनकी ड्यूटीज है। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है, ऐसे तो ऐसे कोई यूजफुल नहीं है, आप देख लीजिएगा। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर कमिंग क्लासेस में मैं भी आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा मैं आपको जो वन नेट ऑनलाइन ऐप के बारे में बता रही थी, ये कुछ इस तरह से दिखता है। वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये ऐप और आप देख लीजिएगा कि किस तरह से होता है। आप डाउनलोड कर सकते हैं या कहाँ का ऐप है, ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। प्ले स्टोर पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये ऐप है इस तरह से, ठीक है। और इनमें देखो इनमें आप देखिए किस तरह से चीज़ें हैं, फाइंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, यानी कि किस टाइप की जॉब आप सर्च कर रहे हैं, स्किल सर्च, ठीक है, कौन से स्किल सर्च कर रहे हैं, क्रॉस वर्क, ठीक है। ये इस तरह से पोर्शन बने हुए हैं, थोड़ा सा ब्लर है तो मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ सकती, जो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट है मैं वो आपको रीड करके बता देती हूँ। और वैसे मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे रोजगार के नाम से जो हमारे पास जॉब ऐप है या इंडीड के नाम से जॉब ऐप है, इसी तरह से ये वन नोट ऑनलाइन ऐप है, ठीक है, जॉब सीकर्स के लिए। एंड उसके बाद जो हमने जॉब फैमिली सर्च रिजल्ट, ठीक है, किस फैमिली यानी जॉब फैमिली दैट सेंस कि भाई आप मैनेजमेंट के साइड के हैं, या आप टीचिंग साइड के हैं, या आप इंजीनियरिंग साइड के हैं, या मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, या कैश डिपार्टमेंट में है, या एक्सपोर्ट के हैं, या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट है, यानी कि कौन सी आपकी फैमिली है, ठीक है, जॉब की फैमिली क्या है। तो इन्होंने या लॉ डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, या फिर फोर्सेस वगैरह में जाना चाह रहे हैं। इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था कि कोड्स वगैरह दिए गए होते हैं। तो इन्होंने देखो उस तरह से कोड दिए हुए हैं, मैंने आपको नहीं बताया था कि एसओसी कोड्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन की हुई थी कि एसओसी यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन में जो है ना कोडिंग की हुई थी, 4 डिजिट्स के कोड्स दिए हुए थे स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, कैटेगराइज करने के लिए। जैसे कि भाई आपके पास क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर बंदे को इंडिविजुअल एक रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ होता है किसको, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, वरना इस तरह से आप कैसे ऑर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने भी कोड्स दिए हुए होते हैं हर जॉब को स्किल्स और कैटेगरीज के हिसाब से। तो ये देखिए आप देखेंगे ना तो बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे। फिर इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स में मैं तो रीड नहीं कर पा रही हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, पर आई एम श्योर जब हम गूगल पे देखेंगे तो आपके पास शायद ये डिटेल्स वगैरह आ जाएंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। फिर समरी रिपोर्ट में टास्क बता दी, नॉलेज बता दी, फिर जिस जॉब पे आप जाएंगे फिर उसके टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, इस तरह से ये कुछ चीज़ें दिए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने दिखाया है, ठीक है, क्योंकि बाहर की बुक है तो ये ऐप भी मेरे ख्याल से बाहर की ही है।
ठीक है। तो ये बस जैसे रोजगार वो है उसकी तरह ये है। यूनाइटेड स्टेट की है ये ऐप, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता रही थी कि बाहर की है। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने HR स्कोर कार्ड फॉर होटल पेरिस इंटरनेशनल ऑफ कॉर्पोरेशन, ये वही स्कोर कार्ड है जो हम अभी स्कोर कार्ड के चैप्टर में पढ़ रहे थे। उसमें इन्होंने इसको हाईलाइट किया है, जॉब एनालिसिस को, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन इसके बाद हमारे पास द स्किल मैट्रिक्स फॉर वन जॉब एट DP, ठीक है। अच्छा, इन्होंने डिफरेंट स्किल्स बताए हैं, ठीक है। जैसे टेक्निकल एक्सपर्टीज की किस कैटेगरी की होनी चाहिए, D कैटेगरी की होनी चाहिए किसी भी एक जॉब के लिए। जो इन्होंने अभी ऊपर एक जॉब वन जॉब का जो है ना एनालिसिस दिए हैं, तो D कैटेगरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद बिजनेस अवेयरनेस C कैटेगरी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स B कैटेगरी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड इनिशिएटिव E कैटेगरी होनी चाहिए। लीडरशिप एंड गाइडेंस D कैटेगरी हो आपके पास। एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी D कैटेगरी हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग C कैटेगरी हो। तो ये क्या कह रहे हैं कि द ब्लू बॉक्सेस इंडिकेट द मिनिमम लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। जो भी जॉब हो सकती है, भले वो मिड लेवल की है, सेकेंडरी लोअर लेवल की है, टॉप लेवल की है, उसकी अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी सेट होगी कि भाई ये मिनिमम इस कैटेगरी का स्किल आपका स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ क्राइटेरिया है जिनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास किसी भी जॉब की हायरिंग से पहले, जो है ना जॉब एनालिसिस में ये की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। मैंने आज एक ही असाइनमेंट दिया है, आई होप सबने लिख लिया होगा। जिसने नहीं लिखा आपस में एक दूसरे से शेयर कर लें, और अगर नहीं भी लिखा तो मुझसे पूछ लें। और अब मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ, आपकी जो भी क्वेरीज है मिड टर्म के हवाले से, 4 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उसके हवाले से, ऑनलाइन सेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ की जो भी क्वेरीज है प्लीज़ आस्क मी। देन उसके बाद मैं फर्दर आगे मूव करूँगी और इंशाल्लाह हमारे मिस साथ। असाइनमेंट एक बार बता देंगी? हाँ जी बिल्कुल। मैंने आपको असाइनमेंट ये दिया है कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज मेंट बाय जॉबलेस वर्ल्ड, ठीक है। आपके ओपिनियन में व्हाट इज मेंट बाय जॉबलेस वर्ल्ड, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय क्या होती है जॉबलेस वर्ल्ड, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, क्या कॉजेज हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय बिकॉज ऑफ इट, और क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जॉबलेस वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं इसको एक दफा डिक्टेट कर देती हूँ। इन योर ओपिनियन what is meant by jobless world, comma, what are the causes of it, and what are the challenges faced by because of it, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है सेल्फ स्टडी करके। बुक में भी अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। ओके, मैं ग्रुप पे लिख देती हूँ आपको, सही है। ओके मिस, नोट डाउन कर लिया। सही है, जिसने नोट डाउन कर लिया ठीक है, मैं ग्रुप पे वैसे टाइप भी कर देती हूँ। मुझे हसनैन बोलना है, अमीर हसनैन आई थिंक से बोल रहे हैं कि मिस आप लिख दें ग्रुप पे। ओके, इसके अलावा किसी को जो भी पूछना है तो प्लीज पूछ लें मुझसे, जिसकी जो भी क्वेरीज है। मिस जी बेटे। मिस आपने कहा कि 4 चैप्टर्स ना, तो हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। 4 चैप्टर्स बताएं हमने कितने चैप्टर्स कवर किए हैं। आपने कितनी क्लासेस ली हैं। मिस मैंने तकरीबन तो सारी ली हैं।
आज का लेक्चर मिला के 9 लेक्चर्स हो गए ना। तो जी मिस बेटे। हमने पहला वाला किया था और उसके बाद सेकंड स्कोर कार्ड वाला किया था और थर्ड ये जॉब एनालिसिस वाला। मे बी आई एम रॉन्ग बट मुझे जितना याद है हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है। मिस थर्ड। सेकंड में वो लॉज वगैरह थे तो आपने कहा था ना कि ये जो बाहर की बुक है तो इसके यस यस, वो लॉज वाला मैंने स्किप करवाया था बट दिस इज द एक यस मिनट। मिस। हाँ एक मिनट एक मिनट, मुझे लेट मी चेक। ये चैप्टर हमारे पास मिस वो लॉज वाला जो था ना वो सेकंड चैप्टर था तो हमने फर्स्ट करके सेकंड स्किप कर दिया था फिर थर्ड कंटिन्यू किया था और ये फोर्थ। ओके तो यस मिस, ये सही कह रही है। सही कह रही है। चलो ठीक है, सही है। तो हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं, तो 3 चैप्टर हमारे पास रहेंगे। मैं क्योंकि ओके मिस। यहाँ की काउंटिंग देख रही थी ना, यस यहाँ मिस, पर। यहाँ से ये फोर्थ पे है लेकिन जो सेकंड चैप्टर है हमने यहाँ से स्किप कर दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें प्योरली आपका इम्प्लीकेशन है। मतलब आपके पास सारे लॉज हैं, आप लॉज याद करेंगे। मतलब वो वक्त आपके लिए बेनिफिशियल है जब आप प्रैक्टिकली आप किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो आपको सारे लॉज वगैरह पता होने चाहिए। आपको पूरी टर्म होता है उसमें, अंडरस्टैंडिंग तो कोई बातें थी नहीं ऐसे, बिकॉज वो लॉज है उनको तो सिर्फ पता होना चाहिए, आपको याद हो, पता हो इम्प्लीकेशन किस तरह से होती है, उसको क्या डिस्कस करना है, इसलिए मैंने वो स्किप करवाया है। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। सही है, फाइन। और किसी को कुछ पूछना है? मैम क्वेश्चन कितने होंगे टोटल मिड में? क्योंकि 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, 1 केस स्टडी है, मुझे याद है। यस सही है। मैम 4 फिर क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन कितने लिखनी पड़ेगी, कितने वर्ड्स में मिनिमम? देखिए लेंथ काउंट नहीं होगी, बस आपको सही लिखना। ठीक है। मैं ये तो नहीं बता सकती ना कि इतने पेजेस होंगे तो मैं नंबर, आपने पेजेस में कुछ भी गलत सलत लिखा हुआ हो तो वो तो यूजलेस है ना। बट अगर एक ही पेज में आपने सही से आंसर कर दिया है और वो चीज आपने जस्टिफाई कर दी उस क्वेश्चन को, तो आपको नंबर दे दूंगी मैं। एक दूसरे की चीटिंग मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चेकिंग हो तो उसमें प्लेजरिज्म चेक किया जाए। ठीक है, तो बेटे फेल हो जाएंगे, खुद अपने दिमाग से कीजिएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ पहले से। पता चल जाता है, आपको पता है बहुत आसानी से पता चल जाता है किसने किस बच्चे का लिखा है। मैं आपको, अगर कोई बच्चा करता है तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगी कि इस बच्चे ने डिट्टो उसका छापा है। ठीक है, तो ऐसे मत कीजिएगा, बिकॉज वो आप बच्चे समझ रहे होते हैं कि पता किसको चलना है, पर पता चल रहा होता है। चेकिंग होती है यहाँ पर, एक एक पेपर, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन रीड करके ग्रेड किया जाता है, पता चल जाता है। बेटे आप लोग को मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा, अपने दिमाग से लिखिएगा, अपना पढ़ के लिखिएगा। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? वैसे एक टॉपिक था ना वेरिएबल चेन एनालिसिस, जी जी तो एक्सप्लेन कर दे वो। करती हूँ मैं। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? उसके बाद हम जवेरिया आप पूछ रही है ना वैल्यू चेन यस एनालिसिस। यस मिस। और मिस आपने जो असाइनमेंट दिया था ना उसमें भी मैं कंफ्यूज थी। कौन सा असाइनमेंट बेटे? वेरिएबल चेन एनालिसिस का मिस आपने एक शेयर किया था। बेटे क्या कंफ्यूजन थी आपको? आप अपनी कंफ्यूजन तो बता दें। मिस इसमें से वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या करना था डिस्कस, वो पॉइंट मुझे समझ ही नहीं आए। आपको पता है वैसे वैल्यू चेन एनालिसिस किसकी थ्योरी है, किसने दी है, होता क्या है इसमें? नहीं पता? पता है आपको? ओके। नहीं मिस। माइकल पॉटर के नाम से ये आता है वैल्यू चेन एनालिसिस।
इन्होंने ये मतलब किया है। और मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था वैल्यू चेन एनालिसिस का? मैम आपने एक पैराग्राफ दिया था कि उसके वैल्यू चेन बना के लाएं, एक ग्रोसरी स्टोर का। अच्छा, मार्ट का दिया था ना मैंने? केस स्टडी था मिस। हाँ, Yes, केस स्टडी yes. था। अच्छा ठीक है, उसको उसकी वैल्यू चेन एनालिसिस करनी थी। और हमारे पास बुक में जो है ना एक होटल का मेरे ख्याल से दिया हुआ था, है ना? होटल की हुई थी, है ना? ऐसे ही है ना? मैं सही से बता रही हूँ ना? Yes. हाँ, होटल का दिया था। अच्छा, वैल्यू चेन पेरिस एनालिसिस। होटल का दिया था। हाँ, पेरिस होटल का दिया हुआ था। अच्छा, वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली हमारे पास जो होता है, ये पॉटर जो माइकल पॉटर है उनका कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होती है हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है और एक हमारे पास होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा, सपोर्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? आप लोग बुक में खोल लेना इसको, बुक का पेज नंबर बता दें, हम वहाँ पे खोल लेते हैं इसे ताकि आपके सामने चीज हो। हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने देखिए पेरिस होटल का दिया हुआ था वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है। इन्होंने वैसे इसमें अलग से नहीं किया हुआ, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की हुई है इन्होंने। मैंने ग्रुप पे वैसे आपसे शेयर किया था, ये देखिए आप। Yes, yes. हाँ, ये मैंने आपके स्क्रीन पे कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज है ये वाली, ठीक है, एंड एक हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज है। अच्छा, इन्होंने तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। वैसे मैंने ग्रुप पे आपसे डायग्राम शेयर की थी और अगर आप खुद भी गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको केस स्टडी दी थी मार्ट डी की, जिसकी आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करनी थी जैसे इन्होंने पेरिस होटल की थी। अच्छा, इसमें हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक आ जाता है, ठीक है, ऑपरेशंस आ जाता है, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक आ जाता है, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स आ जाता है, एंड सर्विसेज आ जाता है। ठीक है। एंड हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं जिसमें हमारे पास जो है ना फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या हियरार्की है, एचआरएम आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, एंड प्रोक्यूरमेंट आ जाती है। ठीक है। तो ये चार चीजें हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज में आ जाती है जो कैटेगरी 2 हो गई है। कैटेगरी 1 में हमारे पास इनबाउंड लॉजिस्टिक आ गया है, ऑपरेशन आ गया है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक आ गया है, मार्केटिंग एंड सेल्स आ गया है, एंड सर्विसेज आ गए हैं। अच्छा, ये कंसिस्ट कितनी एक्टिविटीज पे करती है? 9 एक्टिविटीज पे ये कंसिस्ट करती है। जो सपोर्टिंग और जो दोनों है इनको क्या देखा जाता है? इसमें प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने आपसे ग्रुप में शेयर की थी, अगर आप देखें उसको, तो साइड पे हाउस सा बना हुआ है, साइड पे जो है ना क्या नाम है, मार्जिन और उसके नाम से भी दिया हुआ है। आप है ना ग्रुप पे? Yes, miss. है ना बेटी? Yes, miss. Yes, miss. अच्छा, मैं आपको दोबारा शेयर कर देती हूँ, आप इसको भी देखें। ये जो साइड पे आपने देखा है, साइड पे ये जो एरोज बने हुए हैं, एक जगह मार्जिन है, दूसरी जगह भी मार्जिन यानी प्रॉफिट। ठीक है। तो ये चीजें आ गई। ऊपर हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज, नीचे हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई। अच्छा, आपको पता है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या होते हैं, या इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ? जवेरिया, No, मैं miss. नहीं पता. नहीं पता? अच्छा, इनबाउंड लॉजिस्टिक में हमारे पास क्या चीजें आ गई कि हमने रिसीविंग गुड्स कब कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास रिसीव कब हो रही है गुड, ठीक है, इंस्पेक्शन, स्टोरेज यानी वेयर हाउसेस वगैरह सब चीज़ें हमारे पास। इंस्पेक्शन में यानी ऑडिट वगैरह किस तरह से ऑडिट करना, उनको इंस्पेक्ट करना। ऑपरेशन में हमारे पास वही, हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, यानी कि रॉ प्रोडक्ट है उसको फाइनल गुड में, उसमें ऑपरेशन में तो वही मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ जाती है ना। उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक में हमारे पास क्या हो गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में हमारे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि कौन कौन से ऑर्डर्स हमारे पास आए हुए हैं, फिर उसकी पैकिंग क्या है, फिर शिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और मार्केटिंग एंड सेल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ जाते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से चैनल्स है डिस्ट्रीब्यूट करने के।
प्राइसिंग क्या है, हमारी प्राइसिंग की स्ट्रेटजी क्या रखी हुई हमने, हम प्रमोशन किस तरह से करना है, हमारी पर्सनल सेलिंग क्या है, ये हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी है। आपने देखा होगा कि हर कंपनी की डिफरेंट होती है। आप कभी ऑब्जर्व करेंगे जब प्रोडक्ट्स वगैरह को, तो आपको अंदाजा होगा कि हर बंदे की प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होती है, प्रमोशन का स्टाइल भी डिफरेंट होता है, टारगेट ऑडियंस भी डिफरेंट होते हैं। आपने देखा होगा उनके आउटफिट्स भी हर जगह नहीं होते हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं कहीं कहीं स्पेसिफिक जगह पे खोले हुए होते हैं। तो ये सारा प्लान्ड होता है, ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है कि जहाँ जगह मिली वहाँ पर उन्होंने खोल दिया। ये ऐसी चीज़ें नहीं है, उसको बाकायदा रिसर्च किया जाता है कि भाई हमारी टारगेट ऑडियंस ये है, हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी ये है, हम इन लोगों से टारगेट करेंगे, हम ये प्राइस चार्ज करेंगे, तो हमें ये प्राइस कौन पे करेगा, हमें ये टारगेट ऑडियंस कहाँ पे मिलेंगे, इसके लिए हमें किस एरिया में अपना आउटलेट खोलना चाहिए, हमें किस तरह से प्राइस हायर करना चाहिए, इस सब की रिसर्च की जाती है, सारी प्लानिंग की जाती है। तो उन्हीं जगहों को वो लोग टारगेट करके वहाँ पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या वहाँ पर अपना सप्लाई करते हैं। एंड देन उसके बाद प्रोक्यूरमेंट यानी कि परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल की परचेजिंग, कि भाई वो कहाँ से अपने रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, लोकल से ले रहे हैं या अपना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद के सप्लायर्स हैं, या अगर नहीं है तो किस तरह से लिंक्स बनाए हुए हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास मैनेजमेंट आ गया, फाइनेंस आ गया, लीगल एंड प्लानिंग्स वगैरह आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सिंपल जो हमारे पास ERP वगैरह होती है, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वही आ गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ गया, एम्प्लॉय रिलेशंस आ गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, कॉम्पिटिटिव वेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम। HRM में यही होता है ना कि आपने स्किल लेबर लेकर आना है, जो चीज़ आपने प्रोड्यूस करनी है उसके हिसाब से आपकी हायरिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वेजेस उस हिसाब से देना है, फिर प्रोफेशनली उनको डेवलप करना है, सब चीज़ें जो कि हमें अभी HR में पढ़ रहे हैं एक एक चैप्टर में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में वही चीज़ें आ गई जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इंटीग्रेट सप्लाई चेन सिस्टम, रियल टाइम सेल्स इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या आ गई हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आ गई। एंड प्रोक्यूरमेंट में मैंने अभी आपको बताया कि प्रोक्यूरमेंट में वही आ गई कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं। सर्विसेज में यही है कि क्या डिलीवरी कर रहे हैं हम, इंस्टॉलेशन कैसे हो रही है, रिपेयरिंग कैसे हो रही है, यानी जो हमारे पास सिंपल जो हमारे पास कस्टमर सर्विस होता है ना, वो हमारे पास सर्विसेज आ रही है, यानी कि हम क्या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, हमारे कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाई है, ये सब चीज़ें हमारे पास सर्विस वगैरह में आ जाती है। तो ये एक जर्नल सा हमारे पास हाँ, जर्नल सा हमारे पास मॉडल है जो कि हर कंपनी इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और इसकी जो उनकी स्ट्रेटजीज होती है तो हर पोर्शन में उसी हिसाब से चीज़ों को डाल रही होती है। जैसे कि अभी हमने पेरिस होटल की बात की तो उन्होंने मार्केटिंग में कितनी किसका माइक है, ओके, जिस तरह से अगर हम अभी उसकी बात करें, यहाँ पर इस होटल की बात करें तो इन्होंने मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, सेल्स क्लर्क ट्रेनिंग्स डाल दिए, मार्केट रिसर्च डाल दिया, ये चीज़ें दे दी कि हम ये सब चीज़ें करेंगे। एंड फिर उसके बाद इन्होंने क्या डाल दिया इसमें सेकंड में, गेस्ट रिक्वेस्ट, गेस्ट रिजर्वेशन, यानी टेक कॉल्स बाय 3 रिंग्स, यानी कि 3 रिंग के अंदर ही अंदर हमें पिक कर लेनी है कॉल को, ये इनकी स्ट्रेटजी है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी आपके कस्टमर्स की या आपकी गेस्ट की, उसको प्रोफेशनली हमें क्या करना है, हैंडल करना है। 3 मिनट फिक्स रिजर्वेशन, ठीक है, फिक्स रिजर्वेशन यानी कि 3 मिनट्स में जो है ना ये लोग रिजर्वेशन वगैरह देंगे। इनबाउंड गेस्ट सर्विसेज में ये लोग क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट से पिकअप दे रहे हैं, ठीक है। फ्रंट डोर वेलकम एंड अनलोडिंग कर रहे हैं, यानी कि भाई डोर से ही वेलकम कर रहे हैं, डोर पे कोई ना कोई वेलकम के लिए खड़ा हुआ है। अनलोडिंग यानी कि जो भी उसके पास लगेज वगैरह है वो उसको अनलोड करके उसके कमरे तक ले जा रहे हैं। क्विक फ्रंट डेस्क सर्विस, यानी कि भाई जैसे वो इंटर हो रहा है होटल के अंदर तो रिसेप्शन पे कोई अवेलेबल है और उसको क्विक सर्विस मिल रही है, फॉरन उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ताकि जो जहाँ से भी मीटिंग पे जाना है या कहीं से थका हुआ है ताकि रूम में जाए, फॉरन रेस्ट करे, वो रिलैक्स फील करे। अच्छा, इन रूम सर्विस में क्लीन रूम्स होंगे इनके, 24 आवर रूम सर्विस होगा, किसी टाइम में उसको कुछ चाहिए उसको 24 आवर सर्विस मिलेगी। 200 टीवी चैनल्स होंगे, ठीक है।
मुझे नहीं पता नॉर्मल टीवी चैनल्स कितने होते हैं जैसे हमारे पास जो टीवीज में होते हैं, बट वो होटल्स वाले 200 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड एम्यूनिटीज में क्या होगा, 5 स्टार फूड सर्विसेज होंगे, यानी कि 5 स्टार 7 स्टार्स भी होते हैं, 6 स्टार्स भी होते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम 5 स्टार्स जो है ना फूड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एक्सपर्ट पर्सनल ट्रेनर होगा, ठीक है, पर्सनल ट्रेनर एक देंगे। 24 आवर पूल होगा, यानी कि 24 घंटे पूल भरा हुआ होगा, किसी टाइम भी स्विमिंग वगैरह ये पूल को यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए इनकी स्ट्रेटेजी है, हर रेस्टोरेंट की डिफरेंट होती है। हर रेस्टोरेंट अपने बजट को अपने हिसाब से सेट करती है, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाती है। जिस जगह उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला होता है उस हिसाब से चीज़ों को देखती है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आउटबाउंड गेस्ट सर्विस में क्या लिखा हुआ है, इन रूम टीवी चेकआउट, ठीक है, टीवी चेकआउट्स भी करेंगे। फास्ट फ्रंट डेस्क चेकआउट्स होगा। फिर उसके बाद है एयरपोर्ट वैन एवरी 10 मिनट्स, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या है, बेलहोन सर्विस, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्होंने क्या की हुई है, आउटबाउंड गेस्ट में लिखी हुई है। ह्यूमन रिसोर्स में इनके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, रिक्रूटमेंट आ रहा है, सिलेक्शन आ रहा है, ट्रेनिंग आ रही है, अप्रेजल आ रहा है, कंपनसेशन आ रहा है। रिक्रूटमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि भाई इनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, सिलेक्शन भी उन बेसिस पे कर रहे हैं, फिर ट्रेनिंग ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, ट्रेन कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, अप्रेजल्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको एनालाइज कर रहे हैं, एंड देन उनको कंपनसेट कर रहे हैं, यानी कि वेज वगैरह भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या बोला है, जर्नल मैनेजमेंट वगैरह आ जाएगी, अकाउंटिंग आ जाएगी, सेफ्टी आ जाएगी, मेंटेनेंस वगैरह आ जाएगी। एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में पूरा डेटा हो, क्या पेमेंट्स ले रहे हैं, क्या लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या बिलिंग हो रही है, फ़ोन कॉल्स जो भाई क्या अगर रूम से फ़ोन आ रहा है किसी भी चीज़ को मंगाने के लिए तो फ़ौरन पिकअप हो, फ़ोन सर्विस अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, टीवी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, 200 चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं तो टीवी सिस्टम भी अच्छा हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट हो सकता है। अब आप अगर वॉलमार्ट ले लें, जो मैंने आपको मार्ट डी का दिया था उसका डिफरेंट होगा, वॉलमार्ट का डिफरेंट होगा, एनपीआस का डिफरेंट होगा, कोका कोला वालों का डिफरेंट होगा, डॉलमेन वालों का डिफरेंट होगा, चेजअप वालों का डिफरेंट होगा। अगर हम टेस्ला कंपनी की बात करें उसका डिफरेंट होगा, अगर हम टोयोटा की बात करें उसका डिफरेंट होगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क, दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट नेचर ऑफ थिंग, ठीक है। उनके गुड एंड सर्विसेज डिफरेंट है, कुछ लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर का डिफरेंट होगा, फिर उनके सर्विस डिफरेंट है। अगर एक सैलून है वो डिफरेंट करेगा, उधर भाई फोन रिंगिंग का कोई काम ही नहीं है, उधर तो भाई इस तरह से काम होगा। अगर एक सैलून है तो वो तो यही बताएगा ना कि भाई हम स्किन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ अच्छी लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, रिलैक्स माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बाकी कॉलर 20 मिनट मसाज दे रहे हैं तो हम 30 मिनट्स दे रहे हैं, ऐसी चीजें इंक्लूड होंगी ना। अगर एक कार की बात की जाए तो कार में ना रिंगिंग की बात होगी, ना इंटरनेट की बात होगी, ना डोर पिकअप की बात होगी, वहाँ पर डिफरेंट होगा। वहाँ पर ऐसा होगा कि भाई हमारे पास फ्यूल एफिशिएंसी है, हमारी कार इतनी इतनी माइलेज चल सकती है, साउंड नहीं करती, एसी प्रूफ है, एफएम है और ऑटोमेटिक है, कैमरा है, बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, पॉलिशिंग अच्छी है, लेदर अच्छा यूज किया हुआ है, यानी ऐसी चीजें डिस्कस होंगी। तो डिपेंड करता है। अगर हम फास्ट फूड्स की बात करें तो वो कहेंगे कि हम अच्छा ऑयल यूज कर रहे हैं, हमारा क्रिस्पी है, हमारा फ्रेश है, हमारा इस बजट में है, हमें ऑर्डर के बाद बस सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं, क्विक डिलीवरी है, हम ऑनलाइन भी ले रहे हैं, हम होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, ठीक है, हम हेल्दी फूड भी दे रहे हैं, ठीक है, हम कोविड एसओपीज जैसे अभी फिलहाल की बात की जाए एसओपीज को भी फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब ये अब हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट है। तो मैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दूंगी वो इसी तरह से दूंगी कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बता दूंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको ये मॉडल इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। तो अगर आपने समझा हुआ होगा टॉपिक को, आपने रीड किया हुआ होगा, तो इंशाल्लाह आपका पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वेरी आपको समझ आ गई? यस प्लीज, थैंक यू वेलकम बेटा। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दें। मैम जो आपने केस स्टडी दिया था वैल्यू चेन एनालिसिस का, जी तो उसमें लिखा हुआ था कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इन क्वालिटी प्रोडक्ट को मार्केटिंग एंड सेल में मैम एंटर करना है या सर्विस में? इट इज सर्विस में आ जाएगा।
वो मैंने बनाया था, मैंने मार्केटिंग में इसमें ऐड किया था ना, आपने कहा था कि सर्विस में ऐड कर देना। हाँ बेटी, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट इस सर्विस का पार्ट हो सकता है। वैसे मार्केटिंग का भी हो सकता है, कुछ चीज़ें डिपेंडेबल होती हैं, क्योंकि मार्केटिंग में ज़्यादातर चीज़ें हैं कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, प्रमोशन कैसे कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, प्राइस क्या चार्ज कर रहे हो, ठीक है। एंड सर्विस में ये चीज़ आ जाती है कि आप जो है ना किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई करो, किन चीज़ों को लेके क्या डिफरेंशिएट अब करके जैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कोई चीज, फिर वो दिखाते हैं कि इस चीज की क्वालिटी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने मार्केटिंग एंड सेल में हाँ इसको ऐड हाँ, कर दिया था। मार्केटिंग एंड सेल्स में ये इंक्लूड हो सकता है कि भाई आप ये बोल रहे हैं कि हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीमियम। अक्सर एड्स में ये प्रॉमिस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को लेके कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। नाम ही काफी है, हम हमारा इस तरह से करके बोलते हैं, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा। तो ये एक, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम जो है ना, क्या नाम है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। या कुछ एड्स में इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम कम पैसे चार्ज कर रहे हैं, जबकि हमारा कॉम्पिटिटर ज़्यादा, यानी कि हमारी प्राइस चीप है, ठीक है, कम प्राइस है। यानी समझ रहे हैं ना, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे एड्स में इस तरह से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि हम चार्ज कर रहे हैं, चीप प्रोडक्ट है, इतने इतने में आपको इतना मिल रहा है, या इसके साथ हम ये दे रहे हैं। तो वो ये दिखा रहे होते हैं कि भाई अगर आप देखें, जाहिर सी बात है वहाँ पर वो लोग बुक लेके नहीं खोल सकते हैं ना, वो ये बता सकते हैं कि हमने ये, हमारी ये स्ट्रेटेजी है। बट अगर अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमें यही रियलाइज होगा कि इनका फोकस्ड क्या है। इनका फोकस्ड है, कुछ कंपनी का फोकस्ड होता है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, कुछ कंपनी का फोकस्ड होता है कि क्वालिटी इतनी हो कि एक्सेप्टेबल हो, प्राइस को ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि प्राइस कम हो, ठीक है। कुछ जो है ना, क्या नाम है, जो कंपनीज होती हैं उनका ये होता है कि ऐसे प्राइस चार्ज करो कि जो कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा ना हो, एक्सेप्टेबल हो और क्वालिटी भी मेंटेन रहे। तो हर कंपनी का डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, तो वो मार्केटिंग की जो है ना, क्या नाम है, एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि उसी में तो प्रमोशन करके उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी की वजह से ही तो आप डिफरेंशिएट करते हो ना अपने कॉम्पिटिटर से। जब तक कि आप अपने कस्टमर्स को रियलाइज नहीं करवाओगे कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, या यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर, तो हाउ द कस्टमर विल बी कन्विंस्ड, और हाउ द इंडिविजुअल विल बी कन्विंस्ड टू परचेज योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको कन्विंस करने के लिए आपको रियलाइज करवाना होता है कि देखो ये हमारा डिफरेंशिएट पॉइंट है, और इसीलिए आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि अगर आपके प्रेफरेंसेस ये हैं, ठीक है। तो ये एक मार्केटिंग का पार्ट हो सकता है, बट ये एक सर्विस का भी पार्ट हो सकता है कि जैसे मार्ट में फिर ये सर्विस का पार्ट हो सकता है, मार्ट तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। हाँ, बिकॉज अगर आप जैसे कि इंटरनेट का देख लें, इंटरनेट में आप क्या करते हैं, या फिर अगर फोन ले लें, या इंटरनेट ले लें, या टीवी केबल चैनल ले लें, इसमें आप क्या करते हैं, आपका ज़्यादा फोकस सर्विस पे होता है। आप देखते हैं कि ये नेट कितनी स्पीड का प्रोवाइड कर रहा है, ऑडियो चैनल आ रहा है नहीं आ रहा। अक्सर क्योंकि हम भी करते हैं इस तरह से, कंप्लेन नेट वाला आता है, तो आई डोंट नो कि वो कोई प्रमोशंस वगैरह करते हैं नहीं करते हैं, मुझे इतना इस सेक्टर का आइडिया नहीं है। पर हम हमेशा इस तरह से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, आपका नेट नहीं आ रहा होता है, या स्पीड कम होता है। तो अगर किसी की फिर अच्छी होती है तो इस तरह से वो कि भाई हमारी सर्विस अच्छी है, आपका नेट आएगा, हाई स्पीड होगा, हम कम चार्ज कर रहे हैं, इस तरह से करके ना। तो कहीं कहीं जो सेक्टर्स होते हैं, जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर आपका सर्विस बहुत काउंट होता है। तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि ये क्वालिटी कहाँ पर आपके, क्या नाम है, एग्जिस्ट करेगी। क्वालिटी जो है ना आपकी मार्केटिंग में भी इन सेंस आ सकती है कि आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, पर सर्विस में भी आ सकती है, बिकॉज क्योंकि आप जो है ना, जब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका सर्विस का पार्ट है ना, ठीक है। आप नहीं देखते बहुत सी कंपनीज ये कमिटमेंट कर रही होती है कि हमारी जो सर्विस है, हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम आपको हर तरह से सेटिस्फाई करेंगे। तो इस सेंस में ये हमारे पास सर्विस का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी मैं एक बात बता रही हूँ, एक ठेले का खाना और एक मैकडोनल्ड्स में हम क्या डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, क्वालिटी के डिफरेंस कर रहे होते हैं कि वही वो एक ऑर्गेनाइजेशन है वेल नो, तो वो थोड़ा अच्छा तेल और एक अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, थोड़ा रिलायबल है, महंगा भी दे रहे हैं, तो क्या हुआ,